इलॉन मस्क अपने डैड के साथ एक शॉप में जाते हैं। वहाँ पर 10 साल के लॉन चलाता है। पापा देखो ये क्या है? ये कोमोडोर VIC-20 है, एक कंप्यूटर है। क्या हम इसे खरीद सकते हैं? इलॉन के डैड, कंप्यूटर? ये क्या है? ये कोई महंगा खिलौना लगता है। इलॉन, ये बच्चों के लिए नहीं है। इलॉन, पापा ये खिलौना नहीं है, इससे हम प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, इससे हम चीजें बना सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इलॉन के डैड, इलॉन तुम्हारे पास पहले ही बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, पहले उन्हें जाके पढ़ो, स्कूल पर फोकस करो। इलॉन, इलॉन के डैड इलॉन का हाथ पकड़कर उसे दुकान से बाहर ले जाते हैं। पर इलॉन कहाँ रुकने वाले थे? अगले 7 दिनों तक इलॉन हर रोज अपने पापा के पास खड़े हो जाते और एक ही बात चिल्लाते, पापा मुझे वो कंप्यूटर चाहिए, पापा मुझे वो कंप्यूटर चाहिए, प्लीज पापा मुझे वो कंप्यूटर चाहिए। फाइनली इलॉन के डैड मान जाते हैं। दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे के बाहर एक डब्बा पड़ा होता है जिसके अंदर कंप्यूटर होता है। इलॉन खुशी से चिल्लाता है, फाइनली ये आ गया। इलॉन के डैड उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, हाँ देखते हैं कि कितनी जल्दी इसमें धूल पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है तुम इसे यूज नहीं करने वाले। इलॉन जब वो डब्बा खोलते हैं तो उस कंप्यूटर के साथ एक प्रोग्रामिंग मैनुअल होता है जिसमें यह बताया गया होता है कि उस कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कैसे करनी है। उसमें लिखा था कि इस मैनुअल को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। लेकिन इलॉन एक मिशन पे चल जाता है। इलॉन अपना पहला प्रोग्राम लिखता है, हेलो वर्ल्ड, और उसे स्क्रीन पर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके दिखता है। वो खुश हो जाता है और फिर उसके बाद वो सिर्फ 3 दिन के अंदर उस पूरे मैनुअल से बेसिक प्रोग्रामिंग सीख लेता है और इसी से वो अपनी पहली गेम बनाता है, ब्लास्टर। और ये गेम होती है एलियन शिप्स को मारने की। इलॉन अपने फ्रेंड्स को लेके आता है। उसका फ्रेंड बोलता है, ये अमेजिंग है इलॉन, ये तुमने बनाया? इलॉन हंसते हुए, हाँ इसका नाम ब्लास्टर है, इसका सेकंड लेवल खेलोगे? इलॉन इसी गेम को 12 साल की उम्र में $500 में बेचता है। ये पहली बार नहीं था कि जब इलॉन ने सिर्फ किताबों से बहुत कुछ सीखा था। उसने लाइब्रेरी में जाकर सारी साइंस फिक्शन नॉवेल्स, इंसाइक्लोपीडिया, मैनुअल्स, हर चीज टीचर के पढ़ाने से पहले ही पढ़ ली थी। और ये चीज सिर्फ इलॉन मस्क में कॉमन नहीं है, ये चीज हर बड़े आदमी में कॉमन है। दे रीड अ लॉट। तो अगर आप भी बुक में इंटरेस्टेड हैं और आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए आज वो सीड बोने पड़ेंगे, तो आप गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर 2000 से ज्यादा हाईली नॉलेजेबल बुक समरीज हिंदी और बाकी 5 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जो आप चलते चलते ट्रैवल करते हुए कभी भी सुन सकते हैं। अगर आप इसकी सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड हैं, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, फाइंड अ मेंटर। इलॉन मस्क अपने मेंटर लैरी एलिसन के साथ एक पूल के पास बैठे थे। लैरी एलिसन ऑरेकल के फाउंडर हैं। इलॉन मस्क लैरी से कहते हैं, मैं टेस्ला के लिए एक ऐप स्टोर बनाऊंगा जो एप्पल को बीट कर देगा। लैरी इलॉन को एक बात कहते हैं, इलॉन एक बात याद रखना, दुनिया में एक ऐसी कंपनी है जिसे तुम निग्लेक्ट कभी नहीं कर सकते, और वो है एप्पल। एप्पल की एक कल्ट फॉलोइंग है और उनको डायरेक्टली चैलेंज करना अच्छा नहीं है। इलॉन मस्क, तो इसका मतलब है कि एप्पल ने एक ऐसी दीवार बनाई है जिसमें कोई एंटर नहीं कर सकता, एक मोनोपोली है। लैरी एलिसन, हाँ, और उस दीवार को तोड़ने की कोशिश मत करना। इलॉन मस्क ने काफी देर तक सोचा, फिर उसकी आंखों में वही चमक आई। इलॉन मस्क, तो क्या होगा कि अगर मैं उन दीवारों को तोड़ने के बजाय अपना खुद का एक फोर्ट्रेस क्रिएट कर दूं? लैरी एलिसन की ये एडवाइस एक वार्निंग थी, लेकिन मस्क ने उसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। इस स्टोरी की लर्निंग ये है कि इलॉन मस्क जैसे स्टॉलवर्ड्स का भी एक मेंटर है। हर एक इंसान सिर्फ अपनी गलतियों से नहीं सीखना चाहता, वो दूसरों की गलतियों से सीखना चाहता है, क्योंकि हम सबके पास वही 20 या 30 वर्किंग ईयर्स होते हैं और इन 20-30 वर्किंग सालों में अपनी लर्निंग को हम बहुत ज्यादा कंडेंस करना चाहते हैं। वैसे मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली थी I&D मनी फाउंडर आशीष कश्यप सर के साथ 2 महीने गुजारने की। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अभी अगर आपको लगता है कि आपको मेंटर नहीं मिलेगा, तो आप गलत है। मेंटर का सिर्फ मतलब ये है कि जिस एरिया में आप अच्छे नहीं हैं, वो आपसे उसी एरिया में थोड़े कदम आगे हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके आसपास होंगे। माइट भी कोई अंकल, माइट भी कोई सीनियर, सुपर सीनियर, जो वो चीज ऑलरेडी कर चुका है जो आपको चाहिए। इसलिए आप उसके पास जाइए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उसके आइडियाज आपके ब्रेन में डाउनलोड ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगे। अब इससे पहले कि हम अपना अगला अमेजिंग पॉइंट देखें, अभी यूएस इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है और क्रिप्टो के लिए कॉइनस्विच एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। कॉइनस्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है और 2 करोड़ यूजर ने इसमें अपना ट्रस्ट दिखाया है। कॉइनस्विच में हम क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हमें लोएस्ट फीस देनी पड़ती है। इसमें 350 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 25x तक का लेवरेज अवेलेबल है। जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हैं, उनके लिए पहले 15 दिन के लिए 100% फ्री रिबेट है। इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग फीचर है, जैसे कि स्मार्ट इन्वेस्ट, जिसे यूज करके हम अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसमें जो हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये उसे सिस्टमैटिकली ग्रो करता है, मतलब कम टेंशन के साथ हम अपनी इन्वेस्टमेंट को काम में लगा सकते हैं। अब मेन टेंशन जो एक इन्वेस्टर को होती है, वो ये है कि क्या इनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व है। तो इनके पास जो टोटल कस्टमर होल्डिंग है वो 1952 करोड़ रुपीस की है और जो कॉइन स्विच की होल्डिंग है वो 2514 करोड़ की है। और ये दिखाता है इनकी फाइनेंशियल हेल्थ की स्ट्रेंथ को। अभी कॉइनस्विच एक अमेजिंग ऑफर दे रहा है 1% कैशबैक का, जिसमें पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फी है। तो अभी से चेकआउट कीजिए। इसका लिंक
मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इमेजिन करो अभी आप 10 साल के हो, अभी अभी इंटरनेट नया लॉन्च ही हुआ है और लोगों को ये नहीं पता कि इंटरनेट को यूज करके ट्रेन की बुकिंग, बस की टिकट की बुकिंग की जा सकती है। हमें से बहुत से लोग होते हैं जो इस आइडिया को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रितेश अग्रवाल जो कि ओयो के फाउंडर हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोकल किराना पीसी शॉप्स के ओनर से बात करी कि कोई भी इंसान जो आपके पास आता है और कहता है कि उसे रेलवे की टिकट बुक करवानी है, आप उनसे ऑर्डर लेके मुझे बता देना और मैं उनकी सारी टिकट्स इंटरनेट को यूज करके बुक कर दूंगा और मुझे अपने कमीशन में से एक छोटा सा कमीशन दे देना। रितेश का सिंपल काम था, ऑर्डर्स लेना, इंटरनेट कैफे से टिकट बुक करना और कंफर्म टिकट बुक करवाना। हर टिकट पर उसे 50 से 100 रुपए मिल जाते थे। हाँ, कभी कैंसिलेशन की वजह से या बुकिंग एरर की वजह से कुछ लॉस भी होता था। एक बार एक कस्टमर का टिकट कंफर्म नहीं हुआ था और उसे खड़े होकर ही ट्रैवल करना पड़ा। वो गुस्से में रितेश के पास आया और कहा कि तूने तो मुझे कहा था कि ये कंफर्म होगी है। रितेश ने उनसे बहुत ही कामली बात करी, पैसे रिफंड कर दिए और अपना ट्रस्ट बनाए रखा। सिर्फ रेलवे टिकट ही नहीं, रितेश ने सिम कार्ड तक बेचे हैं। उस वक्त पर सिम कार्ड लोग खरीद तो लेते थे, लेकिन उसको एक्टिवेट करने में ही बहुत टाइम लगता था। रितेश ने लोकल सिम कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ टाई अप कर लिया। वो सिम कार्ड को खरीदते, उसे एक्टिवेट करते और लोगों तक पहुंचा देते और लोगों का खुद प्रॉपर्ली केवाईसी करवाते। अब इस स्टोरी से लर्निंग ये है कि जिन जिन लोगों ने बचपन में ही बेशक छोटे मोटे काम करे हैं सेलिंग से रिलेटेड, उन्हें आगे चल के बहुत हेल्प मिलती है जब वो कोई बड़ा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। अगर मैं खुद की सोसाइटी की बात करूं तो यहाँ पर अगर कोई भी फंक्शन होता है, दिवाली का या फिर रामलीला, यहाँ पर जो करोड़पति लोग भी हैं वो भी अपने बच्चों के साथ मिलकर छोटी मोमोज की शॉप, पॉपकॉर्न की शॉप खोलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे पैसे कमाना चाहते हैं, बट ये क्वालिटी वो अपने बच्चों में अभी से डालना चाहते हैं जो कि आगे चलकर एक्सपैंड करती है। और एग्जैक्टली सेम चीज हमें भी करनी है। सैम ऑल्टमैन जो कि ओपन एआई के फाउंडर हैं, वो एक बार स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठे थे। चारों तरफ स्टैनफोर्ड के बच्चे हसल कर रहे थे। कोई अपना लैपटॉप खोल के रेज़्यूमे बना रहा था, कोई ग्रुप में बैठा डिस्कशन कर रहा था। वो सारे लोग इंटर्नशिप के ऑफर्स को डिस्कस कर रहे थे। मुझे गोल्डमैन सैक्स का ऑफर मिल गया, एक लड़के ने बहुत एक्साइटमेंट से कहा। नाइस, मैंने भी मैकेंजी का इंटरव्यू क्लियर कर दिया, दूसरे लड़के ने प्राउड होते हुए कहा। और तुम सैम, तुम्हारा क्या प्लान है? एक लड़की ने सैम से पूछा। सैम ऑल्टमैन अपने कॉफी कप को घूरता रहा। उसने सोचा कि यार ये क्या जिंदगी है, इंटर्नशिप, सेफ करियर, प्रेडिक्टेबल पाथ। सैम ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, यार मुझे नहीं लगता कि मैं ये सारी चीजें करना चाहता हूँ। इस पर उसके फ्रेंड ने कहा, मतलब ये सब तो सेफ है, स्टैनफोर्ड के बाद ये सब अपॉर्चुनिटी कोई रिजेक्ट थोड़ी ना करता है। लेकिन सैम ने इसका जवाब नहीं दिया। सैम ने एक जगह अप्लाई किया था जो कि है वाई कॉम्बिनेटर। ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म थी जहाँ पर ये काफी सारी यंगस्टर लोगों को लेके आते थे, उन्हें $25,000 देते थे और उन्हें कहते थे कि कोई बिजनेस बनाओ। जब सैम वाई कॉम्बिनेटर में पहुंचे तो उनका दिमाग खुल गया। कोई भी वहाँ पर इंटर्नशिप की बातें नहीं कर रहा था, सब लोगों के चेहरों पर एक्साइटमेंट थी, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। सैम जब वाई कॉम्बिनेटर पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि उन्हीं की एज के छोटे छोटे लड़के स्टार्टअप आइडियाज पर काम कर रहे थे। उस वक्त पर सैम को एक बात तो समझ आ गई थी कि जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है वो बहुत पावरफुल है। तुम जिन तरीके के लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारा दिमाग एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा। और एग्जैक्टली यही चीज उन्होंने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में भी कही। One of the biggest pieces of advice I would give to young people now is finding that peer group as early as you can was so important to me. तो इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि अपना एनवायरनमेंट चेंज करना एक वन टाइम एफर्ट है, यानी एक बार एफर्ट करके हमें रेकरिंग रिवॉर्ड मिलता रहेगा। हमारा एनवायरनमेंट ही हमें पुल कर देगा। इलॉन मस्क ये बचपन से जानते थे, इसीलिए वो पहले साउथ अफ्रीका से कनाडा शिफ्ट हुए और कनाडा के बाद वो यूएस शिफ्ट हुए। उन्हें पता था कि यूएस में ही उन्हें वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो उन्हें साउथ अफ्रीका में कभी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है टीच समथिंग। इमेजिन करो कि आप एक छोटे से गांव में हैं जहां पे स्लम्स हैं जो कि ओवर क्राउडेड है, टूटे हुए घर, धूल से भरी सड़कें, जहां पर बच्चे किनारे खेल रहे हैं, कोई स्कूल नहीं, कोई टीचर नहीं। लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज है कि यार आज का दिन कट जाए। अब ये इमेजिन करो कि कोई इंसान आता है, दीवार में एक गड्ढा करता है, उसके अंदर एक कंप्यूटर और कीबोर्ड रख के चला जाता है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है, और कुछ दिनों के बाद वो देखता है कि वही बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए वो उस कंप्यूटर के साथ खेल रहे हैं, उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी जान चुके हैं। ये कोई फिक्शन नहीं, ये एक रियल एक्सपेरिमेंट है जो डॉक्टर सुगाता मित्रा ने किया था और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था होल इन द वॉल। डॉक्टर मित्रा सिर्फ एक बार जानना चाहते थे कि क्या बच्चे खुद को पढ़ा सकते हैं कि नहीं। जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो उनके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, और वो चीज ये थी कि बच्चे ज्यादा तब सीख रहे थे जब वो ग्रुप में थे। यानी एक बच्चा कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के साथ खेलते खेलते दूसरे बच्चे को समझा भी रहा था, बेशक उसे खुद भी वो चीज नहीं आती हो, और इसी प्रोसेस के दौरान वो काफी चीजें सीख गया। और ये लर्निंग ट्रायंगल तो हमने देखा ही हुआ है कि हम सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन तब याद रखते हैं जब हम औरों को सिखाते हैं, और अगर हम दो चीजें भी करने लग जाए, औरों को सिखाना
करना और प्रैक्टिस करना एक्चुअल में काम करते हुए, तो हमारी मैक्सिमम लर्निंग हो जाती है। अब टीचिंग से रिलेटेड एग्जैक्टली यही चीज एक बार मेरे साथ भी हुई थी। जब मैं एमटेक में था, मेरे दो फ्रेंड थे, करण और कृष्ण। कृष्ण ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था और करण उसे वो कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ रहा था, तो कृष्ण ने उसे वो कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जब कृष्ण ने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो करण ने उसे कहा, यार मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, तूने कहा क्या? इस पर कृष्ण हंसने लग गया। यार लेकिन एक बात बोलूं, मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, मैंने ये पढ़ा तो था, लेकिन डेप्थ में मुझे कॉन्सेप्ट अब समझ आया। उस टाइम इस पर हम बहुत हंसे, लेकिन ये चीज मुझे भी बाद में तब समझ आई जब मैंने इस ट्रायंगल को देखा। तो एग्जैक्टली सेम चीज हम भी कर सकते हैं। जब भी हमें मौका मिले एजुकेशन किसी को देने का, हम दे सकते हैं और उससे हमारी लर्निंग बहुत जल्दी इंक्रीज होती रहेगी। मसाबा गुप्ता एक बोर्ड रूम में बैठी थी। इन्वेस्टर के फेसेस सीरियस थे। उनमें से एक इन्वेस्टर कहता है, मसाबा लेट्स बी प्रैक्टिकल, कोविड के बाद का मार्केट बदल गया है, तुम्हें अपना बिजनेस बंद कर देना चाहिए। मसाबा के हाथों से पेन गिर गया। वो चुप रही, लेकिन उसका दिमाग चल रहा था। मीटिंग खत्म होते ही वो अपने कैबिन में जाके साइलेंटली रोती है। ये मूवमेंट उनकी लाइफ का सबसे बड़ा फेज था। सेल जीरो, फंडिंग खत्म और लोग कह रहे हैं कि अपना बिजनेस बंद कर दो। वो बिजनेस जिसमें उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया था। इसके साथ साथ उन्होंने काफी वेट भी गेन कर लिया था। उस वक्त उन्होंने एक चीज रियलाइज करी कि अगर वो खुद को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर देती है तो मेंटली प्रेशर झेलने की कैपेसिटी उनकी बढ़ सकती है। और मसाबा ने अपने आप को फिजिकली ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। हर रोज वो रेगुलरली जिम और योगा जाती और अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा किया। इसका मतलब ये नहीं था कि सामने स्ट्रेस लेवल कम हो गया था, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई थी उस स्ट्रेस को झेलने की। और ये सिर्फ मसाबा का केस नहीं है, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का भी यही मानना है कि एक्सरसाइज स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जो कि हमारे मूड को बहुत इंप्रूव कर सकता है। इन शॉर्ट, इससे हमारी लर्निंग ये है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो हमें एक्चुअली में पसंद आती है, उसमें हमें हर रोज टाइम कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये टाइम वेस्टर नहीं है, जो कि काफी समय तक मैं भी यही सोचता रहा। नेक्स्ट चीज आती है टेक कोर्सेज टू बिल्ड स्किल्स। देखिए, हमने कैश फ्लो क्वाड्रेंट तो देखा है, EBSI, जिसमें एक बात तो क्लियर हो गई थी कि जो ज्यादा पैसे हैं वो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन को ही मिलते हैं। और ये स्किल सीखने के लिए हम पहले इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, जैसे कि गूगल फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है एड्स के ऊपर, जो कि इस वेबसाइट से हम सीख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो हम दो लोगों से इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं। एक है प्रभाकर कुड़वा जी के चैनल से, जिसमें सिर्फ एक ही वीडियो है और ये HNI फंड मैनेज करते हैं 2000 करोड़ का। सर, अभी जो आप कितना बड़ा फंड जो है वो मैनेज कर रहे हैं HNI क्लाइंट्स के लिए? अभी अराउंड 2000 को। सेकंड है शुभम से, जिनके साथ मैंने फाइनेंशियली फ्री चैनल खोला है। इनका पोर्टफोलियो है 25 CR का। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो एक बार मैं आपके लिए पूरी वीडियो समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा था कि रीडिंग इज मस्ट। जो लोग ऑलरेडी फेलियर एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो हमें रास्ता बहुत जल्दी दिखा सकते हैं। इसमें हमने गूगल ऐप की बात करी थी। सेकंड हमने बात करी थी फाइंड अ मेंटर, जिसमें हमने देखा था कि इलॉन मस्क का भी मेंटर है, लैरी एलिसन। थर्ड हमने देखा था कि सेल समथिंग, जिसमें हमने रितेश की स्टोरी देखी थी कि वो बचपन में टिकट से लेकर सिम कार्ड बेचते रहे। नेक्स्ट हमने सैम ऑल्टमैन की स्टोरी देखी थी कि ऑप्टिमाइज योर एनवायरनमेंट। जब वो हार्वर्ड में थे तो वो इंटर्नशिप के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वाई कॉम्बिनेटर ज्वाइन किया तो वो एक्चुअल में बिजनेसेस के बारे में सोचने लग गए। नेक्स्ट हमने देखा था टीच समथिंग, जब हम एक दूसरे को पढ़ाते हैं तो हमारी लर्निंग बहुत जल्दी इंप्रूव होती है। और फाइनली हमने देखा था कि सी कोर्सेज, अगर हम पेड कोर्सेज नहीं कर सकते तो फ्री कोर्सेज भी बहुत से अवेलेबल हैं, उनसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप ये जो सारी स्किल्स हैं उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे। और हाँ, अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर है उनके साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, स्पेशली अपने फैमिली ग्रुप, ताकि उन्हें भी राइट डायरेक्शन मिल पाए। और हाँ, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूंगा, जिसमें जो भी मेंटरशिप मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड, वहां पे मैं वो वीडियोस डालता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।